नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के दिल्ली दौरे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी मिली। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बताते चलें, चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को एक बार फिर हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कभी भी कैबिनेट में खाली सीटों को भर सकते हैं, यानी कि कैबिनेट विस्तार में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल गठन के समय से ही मंत्रियों को पद खाली चल रखे हैं, 2 पद खाली चल रखे हैं जिनको भरा जा सकता है। बताते चले, प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित है। मंत्रिमंडल गठन के समय से ही मंत्रियों के 2 पद खाली चल रहे थे। अब केंद्रीय नेतृत्व से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कभी भी कैबिनेट में खाली सीटों को अब भर सकते हैं, क्योंकि केंद्र की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट विस्तार की कवायद को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर चुके हैं। मंत्रिमंडल गठन के समय से ही मंत्रियों के 2 पद खाली चल रहे थे और उन्हीं 2 पदों को भरने का काम भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द कर सकते हैं। बताते चले, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे के बाद से अब चर्चाएं और तेज हो गई हैं और उसी के साथ मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं फिर से तेज होती नजर आ रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले दिनों दिल्ली में थे। अब ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूर हो सकता है। क्या उम्मीदें हैं चंद्रमोहन? जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना 3 दिवसीय दिल्ली दौरा करके वापस देहरादून लौटे हैं और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि काफी समय के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली गए। उनका ये दौरा दिसंबर के अंत में प्रस्तावित था, लेकिन उसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इस वजह से ये दौरा स्थगित करना पड़ा। अब ये दौरा मुख्यमंत्री का हुआ है और इस दौरे में चाहे हम संगठनात्मक स्तर से देखें या सरकार के कामकाज के स्तर से देखें, तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। और कैबिनेट विस्तार को एक बार फिर से चर्चाएं कैबिनेट विस्तार को लेकर तेज हो गई हैं। इसमें जिस दिल्ली दौरे के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कल शाम को पीएम नरेंद्र मोदी से भी बात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। तो अब पूरी चर्चाएं तेज है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार है वो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री का ही विशेष अधिकार होता है और उनकी सहमति, उनके विवेक से ही ये फैसला किया जाता है। कल जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून वापस आए दिल्ली से, तो उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर इनकार नहीं किया। आमतौर पर जब भी उनसे ये सवाल किया जाता था, तो अगर निकट भविष्य में इस तरह की संभावना नहीं होती थी कैबिनेट विस्तार की, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत साफ उसको इनकार कर देते थे। लेकिन कल इस तरह की कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट विस्तार से इनकार नहीं किया और काफी लंबे समय से जो 3 पद है वो खाली है। 18 मार्च 2017 को सरकार ने शपथ ली थी, उसी समय से 2 पद उसी समय से खाली चल रहे हैं और 1 पद 2018 में 5 जून को जो कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत था, उनका आकस्मिक निधन होने के बाद वो तीसरा पद भी खाली हो गया। तो तब से ही लगातार ये जो 3 पद हैं कैबिनेट के, ये खाली चल रहे हैं और कैबिनेट एक्सपेंशन की जो बात है वो लगातार होती रही है। कई ऐसे दावेदार हैं बीजेपी में जो कैबिनेट का पोर्टफोलियो लेना चाहते हैं और वो उस तरह का जो एक उनका सक्षमता की अगर हम बात करें तो वो भी रखते हैं। काफ़ी सीनियर लोग सरकार में हैं। बिशन सिंह चौपाल की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, मुन्ना सिंह चौहान है, ये सभी तमाम लोग हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में दावेदारी करते हैं। इसी वजह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको थोड़ा
स्टैंड बाय पे रखा हुआ था, ताकि जो अन्य जो प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि अगर किसी एक को दे दिया और कोई दूसरा उससे नाराज हो गया तो फिर सरकार और संगठन के लिए और समस्याएं खड़ी हो सकती थी। तो ये जो है लगातार मुख्यमंत्री के विवेक पर ही इसको छोड़ा गया था। जब भाजपा की आखिरी कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी सभी ने ये फैसला लिया कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से कोई फैसला ले और कैबिनेट विस्तार करना है नहीं करना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, इसका फैसला भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ही करेंगे। तो अब दिल्ली से जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस देहरादून लौटे हैं तो अब पूरी जो प्रयास है वो फिर से एक बार जो है लगाई जा रही हैं, और इस बार शायद कैबिनेट विस्तार हो भी सकता है। समय काफ़ी कम बच गया है, 1 साल का समय लगभग सरकार के पास है। तो अब अगर नहीं होगा कैबिनेट विस्तार तो फिर आगे इसकी संभावना काफ़ी कम रह जाती है, क्योंकि 1 साल के लिए कोई बड़ा जो कद का नेता है वो 1 साल के लिए मंत्री पद नहीं संभालेगा, और जो 3 पद है वो खाली है। लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। चंद्रमोहन, देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए मंत्री पद देने की, क्योंकि अब दिल्ली का दौरा रहा उसके बाद से कयास और बढ़ गए, और जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष भी चल रहा है, और जैसे कि आपने कहा कि कई सीनियर नेता ऐसे हैं जो सक्षम है इस पद के लिए, तो क्या माना चाहिए? बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होगी कि किसी को नाराज भी नहीं करना है लेकिन सही चयन भी करना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पिछले दिनों हमने देखा था विधायकों की नाराजगी सामने आई थी। एक प्रतिनिधि मंडल अलग से बैठक करने भी पहुंचा था, तो उसको लेकर भी जो कयास है वो जो पार्टी का अंदरूनी कलह है उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, और समय समय पर बीजेपी में इस तरह से चीज़ें बाहर नहीं आती हैं जिस तरह से कांग्रेस के लोग सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कह देते हैं। इस तरह की कोई स्थिति नहीं होती है, लेकिन अंदरूनी कलह जो है बीजेपी का वो लगातार सामने आता रहा है। सार्वजनिक रूप से बेशक वो नहीं आया हो, लेकिन जो लगातार नेताओं के बीच में रहते हैं उनको पता आराम से चलता है कि फिलहाल चल क्या रहा है, और आगे जो बात बोलनी होती है तो उसका भी एक तरीका होता है। इस बार का जो ये दिल्ली दौरा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है, और चूंकि यहाँ पे हम विधायकों की बात करें, जो सक्षम विधायक हैं उनको भी ये मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद ही अगर कैबिनेट विस्तार होगा तो उनको जगह दी जाएगी। इसमें ज़्यादा रोल प्रदेश नेतृत्व का नहीं होता। प्रदेश नेतृत्व केंद्र के सामने नाम रखता है और उन पर फिर केंद्र ही सहमति देता है। तो अब देखने वाली बात होगी, अगर 1 साल का समय है, निश्चित तौर पर अगर कोई बड़ा नेता कैबिनेट विस्तार अगर होता है और उसको जगह नहीं मिलती है तो पूरी संभावना है कि वो जो है जो बगावत है वो कर सकता है। लेकिन बिल्कुल चंद्रमोहन, बिल्कुल सही। बहुत बड़ी चुनौती ये जरूर उत्तराखंड सरकार के सामने होगी, क्योंकि अब किसका चयन हो, किसको चुना जाए, और चुनावी वर्ष भी है, काफी मुश्किल होगा। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में पढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर के नानकमता जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। दोपहर 1:30 पर नानकमता गुरुद्वारे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब में अरदास करेंगे मुख्यमंत्री, और उसके बाद दोपहर 2 बजे सितारगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। आज का शेड्यूल मुख्यमंत्री का काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहेंगे। तो लगातार चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, जरा एक बार अपडेट दें, कौन कौन से कार्यक्रम आज होंगे? जी बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करीब 11:30 बजे वो देहरादून से उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे, और सबसे पहले जो नानकमत्ता विधायक है प्रेम सिंह राणा, उनका कोई पारिवारिक विवाह समारोह है, उसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। उसके बाद जो नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पे भी अरदास सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे, और उसके बाद सितारगंज वो जाएंगे जहाँ पे एक एसएच अस्पताल का जिसमें काफ़ी स्पेशल जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल को बनाया गया है, तो उसका जो उद्घाटन है वो भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। उसके बाद वो वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे, और शाम 4 बजे वो सचिवालय पहुंचेंगे, और जो शासकीय कार्य है कुछ बैठकें प्रस्तावित है उनको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। तो कल ही वो देहरादून लौटे हैं अपना दिल्ली दौरा करके, और आज उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। शाम 4 बजे जो कुछ बैठकें हैं वो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर सकते हैं। फिलहाल जो कार्यक्रम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जारी हुआ है उसमें हालांकि उस बैठकों का जिक्र नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन और कुछ अन्य बैठकें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कर सकते हैं। तो यही आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम रहने वाला है। अर्चना।
ठीक है चंद्रमोहन, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, उस लिहाज से क्या माना जाए, कई सवाल अब उठने लगे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कई सवाल हैं, कैसे देखा जाए चुनाव की तैयारियों? देखिए, चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो लगातार जो सरकार है, संगठन है, वो अब एक्टिव मोड में है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद जिलों में जा रहे हैं, वहां जिला स्तर की बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी उन्होंने हाल ही में जो प्रदेश के 9 जिले हैं उनकी 37 विधानसभाओं की जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, तो उनकी समीक्षा भी की गई है। जो पूरी रिपोर्ट है वो ली गई थी और अब पूरा जो मंथन है वो इसी पर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर घोषणा करते हैं तो वो एक भरी जनसभा में संबोधित करते हैं लोगों को और उस समय घोषणा करते हैं तो उस पर पूरी नज़र जनता की रहती है और सरकार का भी यही फोकस होता है कि उनको जो है पूरा किया जाए। तो इसकी लगातार सरकार तैयारी कर रही है। जहां तक संगठन की बात है तो संगठन के जो दौरे हैं प्रदेश अध्यक्ष के सभी 70 विधानसभाओं में उनके दौरे प्रस्तावित हैं और 22 फरवरी से एक बार फिर से उनके दौरे शुरू हो गए। बीच में कुछ दिनों के लिए स्थगित दौरे किए गए थे, आपदा का समय था और उससे पहले एक राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो है चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम भाजपा संगठन ने बनाया था। हालांकि उसको इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया, ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। लेकिन अब इससे पहले वो 13 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और अब 22 फरवरी के बाद फिर वो लगातार बैक टू बैक 6 विधानसभाओं में जा रहे हैं, वो भी अपना दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्रदेश स्तर के अन्य पदाधिकारियों की बात करें तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रवक्ता है वो भी जो मीडिया टीम है उसको बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे, तो आने वाले दिनों में उनके दौरे भी प्रस्तावित हैं, उनको भी जिलों में भेजा जाएगा। तो पूरी तैयारी जो है भाजपा संगठन स्तर से अगर हम बात करें, सरकार के स्तर से अगर हम बात करें तो लगातार फोकस पूरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और पूरी तरह से सरकार का जो पॉजिटिव प्रचार प्रसार है वो किया जाए। ये फोकस पूरी तरह से है और सरकार और संगठन लगातार दावे भी करता रहा है कि अगली बार भी, अभी हाल ही में जो कार्यक्रम हुआ था पिछले दिनों जिसमें कुछ मंच से माइक छीनने की बात भी सामने आई थी, तो उस कार्यक्रम में भी मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि अगली बार 2022 में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी और कहा यह भी जा रहा है कि अगर सरकार भाजपा की बनती है, क्योंकि विपक्ष की स्थिति सबको पता है, जितने लोग हैं वो भी एक मंच पर एक साथ नहीं आ पाते हैं, तो इस कारण से ये जो भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी है उसकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो अगर सरकार दोबारा से 2022 में बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरी संभावना है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और जो बड़े और कदावर नेता फिलहाल मंत्रिमंडल में है, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, ये सब लोग भी काफ़ी सीनियर हैं और इनका जो कद है वो प्रदेश की राजनीति में बड़ा है, लेकिन ये सभी पिछली बार ही कांग्रेस से जो है कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उनको उनके नाम पर सहमति सभी की बनना, क्योंकि काफ़ी रोल भाजपा में होता है, कई लोगों की सहमति बनती है, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होता है। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत संघ से भी ताल्लुक रखते हैं, अमित शाह से भी उनका अच्छा रिलेशन है और काफ़ी लंबे समय से है, तो वही जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। इस तरह की बात अभी राज्य में चल रही है। अर्चना। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी मिल रही है, महिला निदेशक ने सचिव पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां महिला निदेशक ने सचिव पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। राज्य में कार्यरत एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला निदेशक ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर शिकायत की है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मामले का संज्ञान लेते हुए परीक्षण के आदेश दिए। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, जहां पर एक महिला निदेशक ने सचिव पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उसी के साथ अपर मुख्य सचिव को इसकी शिकायत भी दे दी गई है और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद अब इस पर परीक्षण करने की बात कही गई है। तो देहरादून से जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर राज्य में कार्यरत एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप एक सचिव पर लगा दिया है और उसके बाद इसकी शिकायत भी कर दी गई। हालांकि अपर मुख्य सचिव को इसकी शिकायत की गई है। महिला निदेशक ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को पत्र लिखकर शिकायत की।
इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है? महिला निदेशक ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई, क्या कार्रवाई? अंकित से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से अंकित से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रखी है और महिला निदेशक ने आरोप लगाए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि महिला निदेशक ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत दे दी है और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी संज्ञान लेकर इसको लेकर निर्देश दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और जानकारी आपको देते चले। अभिनेता हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा। उत्तराखंड को माफियाओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा गया है। अभिनेता हेमंत पांडे ने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ये मांग की है कि अधिकारियों ने देवभूमि में कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, उनका नाम उजागर किया जाए। परिजनों ने उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, इसको उजागर किया जाए। ये अभिनेता हेमंत पांडे का कहना है। अभिनेता हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर ये मांग की है कि आखिर उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, अधिकारी देवभूमि में कितनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अभिनेता हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका जवाब मांगा है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अंकित, अभिनेता हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, क्या वजह है और प्रॉपर्टी को लेकर वो जानकारी लेना चाह रहे हैं क्या? देखिए अर्चना, एक गंभीर सवाल मशहूर जो अभिनेता है, फिल्म अभिनेता है हेमंत पांडे, उन्होंने उठाया है अपने पत्र के माध्यम से। और उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में तो है, उनकी वजह से काफी वो प्रभावित हैं और अपने सोशल मीडिया पे पेज पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिख करके जो माफिया हैं उत्तराखंड में जो स्थापित हो रखे हैं, उन माफियाओं से उन राहत दिलाने की मांग करी है। उन्होंने पत्र के माध्यम से ये भी लिखा है कि वो अभी तक का उनकी करीब 35 साल का जो अनुभव है, उसके आधार पर वो उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने खनन माफियाओं के जो भू माफिया हैं उन पर एक सवाल उठाते हुए ये मुख्यमंत्री से मांग करी है कि राज्य गठन के बाद से अब तक के कितने IAS और PCS अधिकारियों ने उत्तराखंड में जमीन खरीदी है, इनका भी ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से की है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर प्रश्न अर्चना उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से उठाए। ठीक है अंकित, क्योंकि अधिकारियों का जिक्र इसमें हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर वो कह रहे हैं कि देवभूमि में उन लोगों के नाम उजागर हो, तो ये माना जाए कि कुछ ना कुछ जानकारी जरूर उनके पास है, तभी इतने गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसमें अहम सवाल है और कहीं ना कहीं क्योंकि हेमंत पांडे कोई आम आदमी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक लंबा अनुभव उनको उत्तराखंड में हो चुका है और एक काफी जाने माने और उत्तराखंड के जो जल्दी से जुड़े हुए होते हैं उस पर वो अपनी प्रमुखता से राय रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ न कुछ जानकारी है। यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री के डिमांड लगातार अब तक किन किन अधिकारियों ने, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो या IPS हो, इन सभी अधिकारियों ने अब तक कितनी जमीनें उत्तराखंड में ली है और उनके साथ साथ उनके परिजनों के नाम कितनी जमीनें हैं, उन सब का ब्यौरा उन्होंने मांगा। तो कहीं ना कहीं तो उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है और यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये मांग रखी है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी आपको देते चले। बजट सत्र में कोरोना जांच अनिवार्य होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जानकारी जरूरी है जानना कि आखिर जो भी बजट सत्र में तमाम मंत्रीगण विधायक मौजूद होंगे, उन सभी के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य होगी। सभी मंत्री और सभी विधायकों को जांच करवानी होगी और सत्र में RT-PCR की नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही एंट्री दी जाएगी। गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले कोरोना रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा।
आपको बताते चलें, सत्र में आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तराखंड में सबसे पहले जो कोरोना के आंकड़े हैं उनमें तीव्रता देखी गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये आंकड़ा कम होता चला गया। अब दूसरे राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले उजागर हो रहे हैं, तो उसके बाद से तमाम राज्य सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। उसी के लिहाज से उत्तराखंड में भी ये फैसला लिया गया है कि जितने भी मंत्री और विधायक इस बजट सत्र में शामिल होंगे, सभी को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे में पौड़ी पहुंचे। पौड़ी में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि डीजल तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि महंगाई ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण करा हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल वही भरता है जिसके पास गाड़ी होती है, और जो अमीर आदमी होता है उसके ऊपर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल के दाम बढ़ने से गरीब आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि अब चीनी इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी चीनी लेने के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में नहीं जाता है। मगर सांसद ये भूल गए कि अब चीनी सरकारी सस्ती गल्ले की दुकान में नहीं आती है। सत्ता में होने के बावजूद उन्होंने विपक्ष पर ही महंगाई का पूरा पिटारा फोड़ा। और वो महंगाई पे लगाम है, विराम है, महंगाई बढ़ी नहीं है। और मोदी जी का भी विजन है कि कोई भूखा न सोए, प्यासा न सोए, सबको रोजी रोटी मिले। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, जो कल इस तरह का कह रहे हैं कि तेल बढ़ा, उनके समय में दाल का भाव क्या था? 150 रुपये तक दाल पहुंची थी। तेल का भाव क्या था? वही 100-150 रुपये तेल थी। चीनी का भाव क्या था? 40 रुपये से ऊपर चीनी थी। आज लोग कंट्रोल में चीनी लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चीनी सस्ती है। आम दुकान में भी चीनी खरीद के ले आ रहे हैं। तेल का भाव बिल्कुल रुका है, दाल के भाव, ये सारी चीज़, ये आम आदमी को क्या चाहिए, तो उस पर तो असर नहीं पड़ा। बात तब होती कि ये। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।